कभी सिर पर ताज था, हाथों में सत्ता की चाबियां थी। भीड़ राजा साहब जिंदाबाद के नारों से गूंजती थी। फिर वही भीड़ एक दिन खामोश हो गई। जब मिस्टर बंटाधार का टैग अखबारों की हेडलाइन बन गया। लेकिन राजनीति का मजा ही यही है, यहाँ न कोई हमेशा राजा रहता है, न कोई हमेशा रियाया। आज दिग्विजय सिंह सत्ता से बहुत दूर है, लेकिन सत्ता पक्ष में आज भी उन्हें पर्दे के पीछे कहा जाता है। दिग्गी राजा साहब, दिग्गी की चालें आज भी जारी हैं, बस शतरंज अब कैमरे के पीछे खेली जाती है। राजनीति की मेज पर जब नई पीढ़ी अपनी बिसात बिछाती है तो एक आवाज धीमे से गूंजती है। सड़कें बनवाने से नहीं, राजनीति समझने से चुनाव जीते जाते हैं। सियासत में ताज स्थायी नहीं होते, पर जो खेल समझ गया वही दिग्गी राजा कहलाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह। किस्से कहानियों के 6वें एपिसोड में आज बात दिग्विजय युग की। 90 के दशक में मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस का परचम लहराता था और इस गढ़ में भगवा पुतने से पहले कांग्रेस का किला संभाल रहे थे राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह। 28 फरवरी 1947 को जन्मे, खेल के मैदानों में हॉकी फुटबॉल के उस्ताद, बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पिता बलभद्र सिंह ने 1952 में हिंदू महासभा के समर्थन से निर्दलीय विधायकी का चुनाव जीते। बेटे ने भी वही राह पकड़ी। 22 की उम्र में निर्दलीय राघवगढ़ नगर पालिका जीती तो किसी को हैरानी नहीं हुई। 25 की उम्र में विधायक चुने गए, तब भी किसी को हैरानी नहीं हुई। दिग्विजय सिंह राघवगढ़ ब्यावरा बेल्ट में आज भी राजा साहब बुलाए जाते हैं, तो रियाया को वोट देना ही था। कहानी आगे बढ़ी और राजनीति के रंग और गहरे हुए। एक और थी राजमाता विजया राजे सिंधिया, जो कभी कांग्रेस की सांसद थी, अब जनसंघ की नेता थी। वही राजमाता जिनके पति को दिग्विजय सिंह के पिता अन्नदाता कहा करते थे, क्योंकि राघवगढ़ रियासत ग्वालियर राज्य के अधीन थी। पर दिग्गी सिर्फ ताबेदार बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो अपनी राह खुद बनाना चाहते थे। 1977 में उन्होंने पहला बड़ा दांव चला, राघवगढ़ से विधायक बनकर भोपाल विजय की दिशा में कदम बढ़ाया। जनता ने साथ दिया। 1980 में फिर जीते और अर्जुन सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। रियासत और ठाकुरों वाला भाईचारा काम आया, दरवाजे खुलते गए। 4 साल बाद अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह को दिल्ली की राह दिखाई और 1984 के चुनाव में दिग्विजय सिंह लोकसभा पहुंचे और उस नई पीढ़ी का हिस्सा बने जिसे राजीव गांधी राजनीति का भविष्य मानते थे। ऑस्कर फर्नांडीज, अशोक गहलोत, राजेश पायलट और दिग्विजय सिंह। अर्जुन सिंह को जब भोपाल से उठाकर चंडीगढ़ के राजभवन भेजा गया तो अर्जुन सिंह ने अपना सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ा। भोपाल में उन्होंने अपने 2 भरोसेमंद कमांडर उतारे, मुख्यमंत्री के तौर पर मोतीलाल वोरा और कांग्रेस की कमान सौंपी दिग्विजय सिंह को। दिल्ली से लौटे दिग्विजय सिंह अपने साथ अर्जुन सिंह और राजीव गांधी का अटूट भरोसा साथ लाए थे। इसी दौर में जन्मा एक नया नाम, दिग्गी राजा। इसकी कहानी भी मजेदार है, थोड़ी ठहर के बतिया लेते हैं। दिल्ली में एक रात राजीव गांधी ने वरिष्ठ संपादकों को डिनर पर बुलाया। साथ में थे कुछ युवा सांसद, वही टोली जिसमें दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। ब्लिट्ज के मशहूर संपादक रूसी करंजिया से उनका परिचय कराया गया, पर नाम जबान पर अटक गया तो उन्होंने दिग्गी राजा कहकर बुलाया और वहीं से है नाम मीडिया की हेडलाइन बन गया। दिसंबर 1993 की एक दोपहर भोपाल की ठंडी हवा में इंदिरा भवन के गलियारों में हलचल थी। छिंदवाड़ा के सांसद और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ दौड़ लगा रहे थे। उनके हाथ में थी एक मुड़ी हुई पर्ची और उनकी नजर को तलाश थी एक फोन की। पर्ची में फोन नंबर नहीं था, बल्कि कुछ देर पहले हुई कांग्रेस की हंगामे खेज बैठक के नतीजे थे। लिखा था SL 56 DS 103, यानी विधायक दल की बैठक में श्यामाचरण शुक्ल को मिले थे
56 वोट और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को मिले थे 103 मत। नतीजे पर दिल्ली से आए 3 पर्यवेक्षकों जनार्दन रेड्डी, विलासराव मुत्तेवार और आर.के. धवन की मुहर लग चुकी थी। कमलनाथ ने फोन मिलाया। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बेसब्री से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। फोन के उठते ही कमलनाथ ने कहा SL 56 DS 103। लाइन के उस पार सन्नाटा पसर गया और थोड़ी देर बाद आवाज आई DS और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मध्य प्रदेश को 3.5 साल बाद फिर कांग्रेस का राज मिला और कमान थामी 46 साल के दिग्विजय सिंह ने। सड़कों पर समर्थक ढोल बजाने लगे। क्या समय था, क्या जश्न, क्या उस वक्त किसी को 4 बरस पहले का वो मातम याद आ रहा होगा जो दिग्विजय सिंह के घर पर पसरा था। कोई भी खेल जीत के लिए खेला जाता है, मगर इसमें जरूरी पड़ाव की तरह आती है हार। राजनीति भी एक खेल है। क्या इंदिरा, क्या अटल, क्या मनमोहन, सब हारे, लेकिन वे नेता थे, जानते थे कि हार भी मंजिल का हिस्सा है। मगर रियासतों में पले दिग्विजय सिंह के लिए यह सीख आसान नहीं थी। जिनकी रगों में राज चलता था, उनके लिए हार का मतलब ताज छिन जाने जैसा था। नवंबर की वह शाम थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा दोनों घुले हुए थे। राघवगढ़ के महल में पहली बार सन्नाटा पसरा था, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो 22 की उम्र से चुनाव में जीत के आदी थे, अब हार गए थे। राजगढ़ लोकसभा से बीजेपी के प्यारेलाल खंडेलवाल ने उन्हें मात दी थी। लोग कह रहे थे राजा साहब हार गए, लेकिन सच में ये था कि उस दिन दिग्गी राजा पहली बार राजनीति के असली दरबार में दाखिल हुए थे, जहां हर ताज के पीछे एक हार की छाया होती है। 1989 में दिग्विजय सिंह हारे थे और हारी कांग्रेस भी थी, वो भी प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में। तो मायूसी पूरे कांग्रेस की थी। फिर आया 1991 का लोकसभा चुनाव। इस बार दिग्विजय सिंह राजगढ़ से जीत गए, मगर मंत्री नहीं बने। कारण था उनके राजनीतिक गुरु अर्जुन सिंह, जो खुद नरसिम्हा राव से टकरा गए थे। मांगा था उप प्रधानमंत्री का पद और बदले में मिला सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय। राव चालों के उस्ताद थे। वे जानते थे दुश्मन को खत्म करना नहीं, थकाना होता है। कभी पुचकार, कभी दुत्कार से वे अर्जुन सिंह को साधने की कोशिश में लगे थे। और जब बात आई मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन सिंह की सिफारिश मान ली और राघवगढ़ के सांसद को फिर से भोपाल भेजा गया। कैलेंडर के हिसाब से विधानसभा के चुनाव में 2.5 साल बाकी थे, मगर बाबरी मस्जिद की दीवार गिर गई थी और पटवा सरकार बाकी 3 भाजपा सरकारों को एक 7 दिसंबर 1992 में बर्खास्त कर दिया गया। अब सूबा 1 साल तक राजभवन से चलना था और राजभवन में बैठे थे कांग्रेस केंद्र सरकार के नियुक्त लोग। पहले मेरठ के वकील M.A. खान, पुराने कांग्रेसी, फिर आए कश्मीर के मोहम्मद शफी कुरैशी। दोनों के राज में दिग्विजय सिंह की बात प्रशासनिक हलकों में सुनी जाने लगी। नवंबर 1993 में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण का खेल शुरू हुआ। दिल्ली से देख रहे नरसिम्हा राव ने सब खेमों की सुनी। श्यामाचरण शुक्ल, माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, सबकी सिफारिशों के हिसाब से टिकट बटे। नतीजे आए तो कांग्रेस ने 320 में से 174 सीटें जीत ली। फिर शुरू हुई विधायक दल के नेता की दौड़, जिसका नतीजा आपने कमलनाथ के फोन कॉल में शुरुआत में ही सुन लिया है। लेकिन नंबर सब कुछ नहीं बताते, इसलिए हम बताते हैं। मध्य प्रदेश की जीत की खबर जैसे ही नरसिम्हा राव तक पहुंची, उनके दिमाग में तुरंत महाराष्ट्र फॉर्मूला घूमने लगा। प्रधानमंत्री पद के दावेदार शरद पवार को उन्होंने पहले ही कैबिनेट से हटवा दिया था। पवार जो राव सरकार में रक्षा मंत्री थे, अब महाराष्ट्र संभाल रहे थे। सुधाकर नाइक की जगह राव ने सोचा क्यों न अर्जुन सिंह को भी इसी तरह हटाया जाए, लेकिन भरोसेमंद ज्योतिषी N.K. शर्मा ने सलाह दी, अर्जुन सिंह दिल्ली के ज्यादा करीब हैं तो अच्छा है। MP में रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकतवर होंगे, यूपी राजस्थान के नेताओं को अपने पाले में खींचेंगे, इससे खतरा आपके लिए बढ़ जाएगा। राव ने खेल थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ने का फैसला किया और यही हुई उनकी चूक। मध्य प्रदेश की सियासत में अर्जुन सिंह से पार पाना आसान नहीं था। पहली चुनौती आई पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल की। पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके शुक्ल ने प्रचार शुरू कर दिया, मुझे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है, क्योंकि श्यामाचरण के भाई
विद्याचरण शुक्ल राव सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे। राजनीति का यह खेल जिसमें ताज, भरोसा और चालाकी की डोरें एक साथ बंधी थीं, अब मध्य प्रदेश की रणभूमि में पूरी तरह चमकने लगी। दूसरी दावेदारी आई माधवराव सिंधिया की। नागरिक उड्डयन मंत्री, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके लिए रिजर्व प्लेन तैयार था ताकि कभी भी सीएम बनने की उड़ान भर सकें। राजनीतिक पंक्तियों में उनका नाम दमदार था। तीसरी दावेदारी अप्रत्याशित थी, सुभाष यादव की, जिन्हें दिल्ली में कम ही लोग जानते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा नेता। उनका नाम आगे बढ़ाया था अर्जुन सिंह ने। संदेश साफ था, पार्टी में अब दलितों और पिछड़ों को शीर्ष पर जगह देने का वक्त आ गया है। इससे राव बैकफुट पर आ गए, लेकिन इन वक्त पर अर्जुन सिंह ने चुप्पी साध ली। वजह, सुभाष यादव कभी उनके असली कैंडिडेट थे ही नहीं, डमी थे। उन्हें पहले ही डिप्टी सीएम की लॉलीपॉप थमा दी गई थी। असली दावेदार तो प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। अगर नाम का ऐलान शुरू में ही हो जाता तो श्यामाचरण और सिंधिया का गठजोड़ खतरा बन सकता था। राजनीति का यह खेल अब पूरी फिल्मी थ्रिल के साथ मध्य प्रदेश की रणभूमि में गर्म हो चुका था। दिग्गी राजा का ताज तैयार था। विधायक दल की मीटिंग से ठीक एक दिन पहले दिग्गी के घर 90 विधायक एक साथ जुट गए। हवा में हलचल थी। माधवराव सिंधिया ने दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन भेजा, खुद नहीं आए, अपने दूतों को भेजा। संदेश साफ था, वोटिंग में श्यामाचरण के पाले में जाना है। लेकिन विधायक तो विधायक थे, भेड़ तो थे नहीं। उन्हें समझ आ गया था, युवराज दिग्गी का आना है तो सलाम वहीं ठोकने में भलाई है। अर्जुन सिंह की चाल कामयाब हुई और दिग्गी राजा ने विधानसभा में अपनी ताकत का अश्वमेघ शुरू कर दिया। पर राजनीति में याद रखिए, उत्थान में ही पतन के बीच छिपे होते हैं। अर्जुन सिंह को लगा बाजी हमारी है, लेकिन 1.5 साल में ही दिग्गी ने निष्ठा बदल ली। अब वे राव के खास बन चुके थे। 1995 में जब अर्जुन सिंह ने राव को छोड़कर तिवारी कांग्रेस बनाई, दिग्गी की निष्ठा नहीं बदली। निष्ठा बदली तब जब 1996 के चुनाव के बाद केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जनाधार विहीन केसरी के लिए दिल्ली में सियासत संभालने का भरोसा चाहिए था और यही भरोसा दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की ताकत से उन्हें दिया। इस ताकत के दम पर दिग्विजय सिंह सोनिया राज में भी प्रासंगिक बने रहे। राजनीति का यह खेल चाल, भरोसा और समय का संगम दिग्गी राजा की जीत की कहानी बन चुका था। नवंबर 1998 मध्य प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव हुआ। सोनिया गांधी ने उन्हें फ्री हैंड दिया। दिग्गी राजा ने बड़े पैमाने पर सिटिंग विधायकों के टिकट काटे और जब नतीजे आए तो साबित हुआ उनकी राजनीति दिमाग और धैर्य की जीत थी। कांग्रेस ने 320 में 172 सीटें जीती, 1993 की तुलना में बस 2 सीट कम। उत्तर भारत में कांग्रेस सिकुड़ रही थी, लेकिन राघवगढ़ के राजा जमे रहे और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। राजनीति के उनके खेल की 3-4 बातें ध्यान देने लायक थीं। विधायकों को उपकृत करना, दिग्गी ने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों के काम किए, यही वफादारी का जाल था। उनका मजबूत कैडर तैयार हुआ। विपक्ष को भ्रमित करना, कभी सुंदरलाल पटवा के घर पहुंच जाते तो कभी सार्वजनिक रूप से विक्रम वर्मा को बधाई देते। विपक्ष के बड़े नेताओं के व्यक्तिगत कामों में भी दिलचस्पी लेते। यह सब दिखाता था कि सियासत सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि भरोसा, चाल और संबंधों का खेल है। दिग्गी राजा की राजनीति जमीनी समझ, चालाकी और निजी संपर्क का ऐसा संगम जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वर्षों तक स्थिर रखा। दिल्ली दरबार में अपने दूत मुस्तैद रखे। आला कमान को भारी भरकम मशीनरी चलाने के लिए जिस तरह ग्रीस और ऑयलिंग चाहिए वह लगातार मुहैया कराई। दिग्गी राजा जानते थे कि सत्ता का इंजन तभी सही चलता है जब उसके सारे पुर्जे चिकने और तैयार हों। लेकिन दिग्गी केवल अपने करीब के दुश्मनों पर ही नजर नहीं रखते थे। एक संभावित लगातार मजबूत होते दुश्मन बीएसपी को भी वक्त रहते ठिकाने लगाया। मध्य प्रदेश में तकरीबन 18% दलित हैं और 22% के करीब आदिवासी। ये तब की बात है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। सत्ता हमेशा ब्राह्मण और ठाकुरों के पास रही और यही जमीन काशीराम की बसपा के लिए मुफीद थी। बीएसपी सुप्रीमो यह बात तब समझ चुके थे।
जब 1984 में जांजगीर से लोकसभा लड़े, धीरे धीरे काडर तैयार किया, खासकर उत्तर प्रदेश से सटे इलाके में, बुंदेलखंड और बघेलखंड में। यहाँ दलित और ओबीसी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते थे। दिग्गी राजन ने यही समझा, राजनीति सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का खेल नहीं बल्कि संभावनाओं और खतरे का पूर्वानुमान है। यही रणनीति उन्हें मध्य प्रदेश में सियासत के अखाड़े में हमेशा मजबूत बनाती रही और ये सच में हुआ। 1996 का साल सतना लोकसभा, यहाँ राजनीति का बड़ा घमासान होने वाला था। सतना सीट से मैदान में थे अर्जुन सिंह, दिग्गी राजा के पुराने राजनीतिक गुरु। तिवारी कांग्रेस के टिकट पर, उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा को उतारा। दिग्गी सिंह ने इस बार स्ट्रैटेजी की कड़ियां जोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस से टिकट दिया कुर्मी बिरादरी के तोशान सिंह को। लोगों ने तुरंत रेखांकित किया कि दिग्गी का दांव है पुराने गुरु को वॉक ओवर देने का चाल। ओबीसी कैंडिडेट लाए हैं ताकि बीएसपी के वोट कट जाएं, लेकिन राजनीति में खेल हमेशा अनुमान से अलग होता है। नतीजे आए और बीएसपी के सुखलाल कुशवाहा ने 22,000 वोट से जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रहे सखलेचा और तीसरे पर खिसक गए अर्जुन सिंह, जो तिवारी कांग्रेस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस नतीजे के बाद दिग्गी बसपा को कमजोर करना शुरू कर दिया। प्रदेश के सभी बड़े बीएसपी नेताओं को अपने पाले में मिलाया, कुछ को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और लाभकारी पद भी सौंपे। दलितों को टारगेट कर योजनाएं लॉन्च की, चरनोई की जमीन भूमिहीन दलितों में बंटवाई और सरकारी खरीद में दलित व्यापारियों के लिए कोट फिक्स किया। किस्मत भी साथ थी, मायावती 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थीं, लेकिन 1998 आते आते सत्ता बीजेपी के कल्याण सिंह के हाथों में चली गई। दूसरी पारी में दिग्गी सिंह ने अपनी समझ के अनुसार वही सब किया जो उनकी सत्ता बचाए रखता, लेकिन उन्होंने किया वह भी जिसके लिए अब वो कुख्यात हैं, बड़े बोले। और दिग्विजय सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, चुनाव सड़कें बनवा कर नहीं जीते जाते, चुनाव राजनीतिक प्रबंधन से जीते जाते हैं। यह कहानी है उस मिस्टर बंटाधार की जिसने सियासत को कला की तरह सजाया और सत्ता को अपनी पकड़ में रखा। इसके बाद दिग्गी राजा ने बतौर मुख्यमंत्री गलती पर गलती की। सरकारी तंत्र में कॉन्ट्रैक्ट कल्चर ले आए, एमपी की भाषा में कहें तो कर्मी कल्चर। उदाहरण के लिए सहायक शिक्षक को अब शिक्षाकर्मी कहा जाने लगा। इससे सरकारी कर्मचारी खफा हो गए। एमपी की सड़कों की खस्ता हालत और हमेशा नदारद बिजली जनता का बड़ा मुद्दा बन गया, जिस पर दिग्गी ने सफाई दी। नया राज्य छत्तीसगढ़ बना तो सारे बिजली घर वहीं चले गए, बताइए बिजली कहां से दूं। लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। 2003 में बीजेपी नेता उमा भारती ने तमगों पर भरोसा कर जनता ने मिस्टर बंटाधार को सत्ता से बाहर कर दिया। दिग्विजय सिंह को लगता था कि ये बिपाशा यानी बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ही है, लेकिन जनता ने फैसला सुना दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस को इतनी बुरी हार मिली कि 230 में से सिर्फ 38 सीटें हाथ लगी। यह नतीजा लगभग 22 साल पुराना है। दिग्विजय सिंह अब राज्यसभा सांसद हैं, संगठन को मजबूत करने में व्यस्त हैं। फिलहाल वो हाशिए पर हैं, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि राहुल गांधी और जीतू पटवारी जानते हैं कि जनता के लिए दिग्गी भले ही बुरी याद हो, लेकिन हर जिले में कार्यकर्ता उनके पास हैं। दिग्विजय सिंह भी जानते हैं कि पार्टी ने पिछले 22 साल में उनके बयानों की वजह से पर्याप्त बैड प्रेस हासिल कर ली है, इसलिए वे चुप हैं और अपने दांव लगातार खेल रहे हैं। यह कहानी है सियासत के दिग्गज की चालाकी और जनता के फैसले की, जो फिल्मी अंदाज में आज भी हर खिलाड़ी और कार्यकर्ता समझता है।